नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए आदर्श जोशी और आप आ गए अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर एक और ऑसम अमेजिंग वीडियो देखने। दोस्तों आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स को। अब आप कहेंगे कि सर अनलॉफुल कंसिडरेशन, इसको तो अभी वक्त है, अभी हमारा फ्री कंसेंट पूरा नहीं हुआ है। डोंट वरी, ये मैं लाइव आके करवा दूंगा आप लोगों को। जैसे कि पता है कि आई एम ट्रैवलिंग, और क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं आप लोगों को छुट्टी नहीं देना चाहता था, बिकॉज हम एनीवेज हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है। सो मैं इन रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से हमारा सिलेबस थोड़ा आगे ले जाने के प्रयत्न में और कोशिश में लगा हुआ हूं। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सी आदर्श जोशी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। आई हैव फैबुलस एंड वंडरफुल grip on law. That's the reason I've been teaching law in BCR from so many years now, and I've uploaded nearly 600 plus videos on various different YouTube channels and Unacademy learning app combined. So please take out time and check out all those videos that I've uploaded till date, और आपको बहुत सारे awesome amazing videos हमें मेरे मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, और वो है लिंक livedaily.me/unacademyca। ये इससे भी आप वहां तक जा सकते हो। अगर अभी तक आप लोगों ने प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लस सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज उसमें आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा टू ऑल द लाइव क्लासेस बाय ऑल द एजुकेटर्स ऑन दैट पर्टिकुलर गोल। अगर आप प्लस के अलावा एडिशनली पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस चाहते हो तो आप आइकॉनिक भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो आपको प्लस के तो एडवांटेजेस मिलेंगे, साथ में ये सारे एडिशनल एडवांटेजेस भी आपको मिलेंगे। दोस्तों आपको तो पता ही है, मिशन सक्सेस बैच आ रहा है, लक्ष्य नवंबर 20 बैच भी है, और उसके अलावा मेरा बीसीआर का रेगुलर बैच भी है। तो ये सारे बैचेस अगर आप प्लस में देखना चाहते हो और अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी प्लस यूजिंग द रेफरल कोड सी आदर्श। आप देखेंगे जब आप सब्सक्राइब करने जाएंगे प्लस में, आपको इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, और सारे ऑल्टरनेटिव्स में सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आप आइकॉनिक के लिए जाएंगे, आपको 3 ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, यहाँ पर भी सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए इतने सारे अमेजिंग क्लासेस लेकर आने के लिए। तो प्लीज़ 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 किसी फ्रॉड में मत फंसिए, किसी के चक्कर में मत फंसिए, कोई लालच में मत फंसिए। प्लीज़ हमारे रेफरल कोड यूज़ करिए। जो हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमको भी उसका मतलब ऐसा होता है कि हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि येस हम यहाँ पर रह के पढ़ा पाएंगे। अगर आप रेफरल कोड यूज़ नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर रह के नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं प्लीज़ यूज़ रेफरल कोड सी आदर्श सो दैट आई कैन कंटिन्यू टीचिंग दिस क्लास। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली। हम लोगों ने ये देख लिया, ये भी देख लिया, अदर इसेंशियल में हमने कैपेसिटी देख ली, फ्री कंसेंट अभी हमारा चल रहा है। इसके और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड के बीच में एक और आता है, वो है अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। आज इस वीडियो, ये रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों जल्दी से चालू कर देते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो फ्री कंसेंट डोंट वरी, छूटा नहीं है, मैं लाइव आके कराने वाला हूँ। आपको टाइमिंग्स भी मोस्ट प्रॉब्ली मैंने बता दिए होंगे, या अगर नहीं भी बताया तो मैं आपको यूट्यूब या स्पेशल क्लास एज तक इसमें भी जहाँ मुझे जैसा टाइम मिला, मोस्ट प्रॉब्ली स्पेशल क्लास में मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आकर आपको पढ़ा दूंगा। आई एम नॉट श्योर कि मुझे वहाँ पे उस वक्त कहाँ टाइम मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है, इंटरनेट रहेगा नहीं रहेगा, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। बट डोंट वरी, हम सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ आगे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन पे। यहां से आज हम स्टार्ट करेंगे 3.4 लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। दोस्तों आपको जब मैंने सेक्शन 10 पढ़ाया था, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक था दैट लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। राइट और रॉन्ग कमेंट में लिख के बताओ, राइट और रॉन्ग। यस सर आपने बताया था। तो सर लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, करेक्ट। इसको ज्यादा एनफोर्स करने के लिए ऑल टुगेदर एक नया सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर है। उस सेक्शन नंबर है 23। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 23, अब इसको आप एक बार स्टार मार्क कर लेंगे, और इस पूरे सेक्शन को आप एक्सट्रीमली VVIMP कर देंगे। क्या करेंगे? VVIMP। यू आर अबाउट टू एंटर इनटू द realm of 6 marks. There are huge possibilities that out of your entire paper 6 marks ka will be asked from this particular topic. So what you are going to do right now, आप you will ensure कि आप अपने दिमाग में ये डाले कि आप अभी जो पढ़ रहे हो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 6 मार्क्स, एंटायरली 6 मार्क्स यहां से आ सकते हैं। So what do you mean by legality of object and consideration? Section number 23 कहता है consideration and object both must be lawful। ठीक है,
एंड वो ये भी बताता है कि कब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होते। सेक्शन 23 कहता है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस द फॉलोइंग, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब कि लॉ ने आपको ये काम करने से मना किया है, या इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ऐसे नेचर का है कि अगर मैं आपको इसको करने की इजाजत दे दूं तो इसकी इजाजत देते ही आप अगर वो काम करते हो तो लॉ किसी ना किसी तरह से टूटने वाला है, सरपास होने वाला है, या ये एक फ्रॉडुलेंट नेचर का ट्रांजैक्शन है, फ्रॉडुलेंट नेचर का ट्रांजैक्शन है, या ये काम करने से किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजुरी पहुंच सकती है, या कोर्ट ने ही, ध्यान से देखना, कोर्ट ने इसको इममोरल कह दिया, इममोरल कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, या तो ये पब्लिक पॉलिसी के अपोज है, जनरल पब्लिक का जो हित है उसके खिलाफ ये जा रहा है, नॉर्मल लोगों के खिलाफ ये जा रहा है। अब आप कहेंगे सर इन सारे पॉइंट्स को क्या हमको मतलब याद करना है, इतना ही कंसेप्ट था? नहीं नहीं, अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके विस्तार में देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन बाय लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय इज ऑफ सच नेचर कि इफ परमिटेड इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉडुलेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वॉल्व्स इंजरी, व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट रिगार्ड्स दैट इमोरल, एंड व्हाट डू यू मीन बाय अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो आइए, इन ईच ऑफ दिस केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल एंड एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। प्लीज अपने अपने बुक्स में इस टर्म को हाईलाइट कर लीजिए, इस पूरे लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। एवरी एग्रीमेंट, इसको आप हाईलाइट कर रहे हैं मेरे साथ, ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। वॉइडेबल बोला क्या? क्या उसने वॉइडेबल बोला है? नहीं, उसने क्लियर कट बोला है भाई वॉइड रहेगा। अच्छा, सिर्फ कंसिडरेशन बोला है या ऑब्जेक्ट बोला है? नहीं नहीं सर, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट दोनों में से कुछ भी अगर आपका इनमें से अबाव में रहा तो आपका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वॉइड होने वाला है। तो आइए देखते हैं व्हाट डू यू, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे और फिर हम लोग उसके व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन बाय लॉ पे चलते हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए, बी एंड सी enter into an agreement for division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud. The agreement is said to be void as the object of the agreement, that is acquisition of gain by fraud, is unlawful. Say for example, चार दोस्त बैठे गले में हाथ डाल के, और रमेश कैसा है, और सुरेश कैसा है, और बस ये चारों मिलके मस्त प्लानिंग कर रहे। ये रमेश सुना, तू जिधर भी चोरी करेगा ना, तू ना अपन एक इक्वल बांटेंगे, अपन चार लोग है ना, 25-25% बांटेंगे। अपन चारों जो भी चोरी करके जितना भी माल जैसे भी लाएंगे, कोई बटवा मार के, कोई घर जाके, कोई दुकान तोड़ के, ऐसे भी कोई बैंक को लूट के आए, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लो, हम हमेशा अपना पूरा माल चारों में इक्वली बांटेंगे। मुझे बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा? क्या आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो जज साहब ये मेरे 3 चोर दोस्त, इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि सर जो भी चुराएंगे इक्वली बांटेंगे, ये इसने बैंक लूटा है, इसने वो मारवाड़ी का घर तोड़ के पैसे लिए, इसने ये ज्वेलरी की दुकान तोड़ के पैसे लिए साहब, और तीनों मेरे को पैसा नहीं दे रहे साहब, कुछ करो साहब, करो कुछ, है ना, इंसाफ दिलाओ सर, इस गरीब चोर को इंसाफ दिलाओ। कोर्ट इंसाफ तो नहीं दिलाएगी लेकिन साफ जरूर कर देगी, आप लोग को समझ आ रहा है? बिकॉज दिस आर, यार ये इलीगल है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, और जिसके ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल हो will be void. Next case, A promises to B to abandon a prosecution which he had instituted against B for robbery, and B promises in lieu thereof to restore the value of the property robbed. The agreement is void as its object, namely the stifling of prosecution, is unlawful. Section 10 of the Indian Contract Act provides for the legality of consideration and object thereto. And section 23 of the act also states that every agreement of which the object is or consideration is unlawful will be void. अब ये भी केस मैं आपको समझा देता हूं। एक दिन अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर मिस्टर ए अपने घर में सो रहे थे, ठीक है, और अंधेरी रातों और सुनसान राहों में मिस्टर बी चल के आ रहा था। ऐसा मिस्टर बी चलते चलते रात में आ रहा है, देख रहा है कौन से घर में क्या है, उसको एक बहुत बड़ा बंगलो नजर आया, मिस्टर ए का बंगलो। उसने रस्सी फेंकी, रस्सी से ऊपर चढ़ा, खिड़की में से अंदर घुसा, देखा मिस्टर ए खराटे मार के सो रहे थे।
ऐसे सो रहे थे। जैसे उसने देखा, उसने यहां वहां नजर घुमाई, उसको एक तिजोरी नजर आई। उसने तिजोरी को कान लगाया और टुक 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 कट 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 कट, और ऐसे करते तिजोरी खोल ली और उसके अंदर का सारा माल चुरा के भाग गया। लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था कि मिस्टर ए बड़े खराटे मार के सो रहे हो, लेकिन उनके घर के सीसीटीवी कैमरा जरूर काम कर रहे थे। मिस्टर ए अगले दिन उठे, उन्होंने देखा तिजोरी खुली है, सारा पैसा गायब है। मिस्टर ए, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया। और सडनली उसके बाद अरे कैमरा है रे मेरे पास। फिर मिस्टर ए ने कैमरा ओपन किया, मतलब उसके पूरा वीडियो ओपन किया और देखा तो उनको पता चल गया मिस्टर बी ने चोरी किया। और मिस्टर ए मिस्टर बी को पहचानते थे। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फोन किया और कहा बेटा देख, मैं तो चला जेल, तो सॉरी जेल बोल रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो मिस्टर बी पहले एक्टिंग कर रहा है, पुलिस स्टेशन क्यों, मतलब आप मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं, ए ने बोला देखो बेटा नाटक मत करो, मेरे घर पे कैमरा लगे हैं और तुम्हारा रंगे हाथ तो पकड़े गए हो तुम। वो जो कान लगा के टक 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 कर रहे थे ना, सब देखा है, सब 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 क्लियर एचडी क्वालिटी में 4K, जैसे ये वीडियो है ना 4K, ऐसा 4K रिजोल्यूशन में तुम्हारा थोबड़ा पूरा का पूरा मुंह ऐसा चोरी करते हुए दिखा है। तो मैं तो जा रहा हूं पुलिस स्टेशन। और मिस्टर ए चले जाते हैं पुलिस स्टेशन, ठीक है, और केस डाल दिया मिस्टर बी के नाम पे और अपना सबूत भी दे दिया, पूरा का पूरा वीडियो उन्होंने वहां पे दे दिया। मिस्टर बी रोते रोते मिस्टर ए के घर आया, साहब इससे पहले कि पुलिस आके मुझे पकड़े, ये आपके तिजोरी से निकाले हुए सारे पैसे, आपकी तिजोरी से निकाला हुआ सारा धन दौलत, सोना, कागजात, डॉक्यूमेंट, एक एक मैं सब वापस लेकर आया हूं। मेरे घर पे जो पैसा पड़ा था वो भी ऐड करके लेकर आया हूं। साहब प्लीज मेरे ऊपर जो आपने केस डाला है वो वापस ले लो। आपको क्या मिलेगा सर? आपका पूरा प्रोडक्ट मैंने आपको सारा का सारा सामान आपका मैं आपको लाकर दे दिया है, मुझे अब जेल भेजकर आपको क्या मिलेगा? आप ये केस वापस ले लो। मैं आपको ऊपर से 1 लाख रुपए देने तैयार हूं, मैं जिंदगी भर आपको आपका एहसानमंद रहूंगा, आप जो काम बोलेंगे मैं करूंगा, प्लीज प्लीज मेरे ऊपर से जो केस आपने डाला है निकाल दो। मिस्टर ए को दया आया, मिस्टर ए बोला चल ठीक है यार, क्या किसी की जिंदगी बर्बाद करना। तो मिस्टर ए गए पुलिस स्टेशन में और केस वापस लेने लगे। मुझे बताइए क्या मिस्टर ए को केस वापस लेना अलाउड होगा? क्या ये जो ट्रांजैक्शन बी और ए के बीच में हो रहा है, जिसमें बी ने सारा सामान वापस ला दिया प्लस ऊपर से पैसा दे रहा है ताकि ए ये केस वापस ले ले, बेटा इस कंसेप्ट को कहा जाता है स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन हम बहुत डिटेल में अभी थोड़ी देर में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पढ़ने वाले हैं। स्टिफल करना का मतलब होता है घोटना, गला घोटना, सफोकेट करना। तो ये यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्टर ए और बी मिलकर लॉ का यानी कि कानून का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज चोरी एक गुनाह है और गुनाह करने पे आपको कोर्ट सजा देगा। आप किसी गुनेगार को पैसा लेके नहीं छोड़ सकते, एटलीस्ट हर जगह पर नहीं। तो हेंस इट वाज सेड दैट दिस इज अनलॉफुल एंड ऐसे सारे एग्रीमेंट्स वॉइड रहेंगे। तो मिस्टर ए विल नॉट बी अलाउड टू टेक बैक द केस merely because Mr. B has written all his belongings. So next है, the following is an example of an agreement which is void because of unlawful consideration. A promises to obtain for B an employment in the public service and B promises in return to pay 1 lakh rupees to A. The agreement is void, the consideration being opposed to public policy and hence unlawful. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो अलग ही लेवल है। बोले भाई एक करोड़ में कमिश्नर, 1 करोड़ में कमिश्नर, 1 करोड़ में कमिश्नर, 2 कमिश्नर, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ 2, ऐसा मैं बोली लगा रहा हूं। वो मूवी थिएटर के सामने ब्लैक टिकट करते थे ना, वैसे गवर्नमेंट ऑफिस के सामने मैं ब्लैक कर रहा हूं। हाँ एसोसिएट की जगह है, एसोसिएट की जगह है 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख एसोसिएट, 5 लाख, 5 लाख। हाँ प्यून की जगह खाली है, 1 लाख रुपए में प्यून बन जाओ, 1 लाख रुपए दो गवर्नमेंट का सर्वेंट बन जाओ, 1 लाख रुपए दो गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओ, 6 करोड़ रुपए दो कलेक्टर बन जाओ, 6 करोड़ रुपए दो कलेक्टर बन जाओ। ये सारे जो हरकतें मैं कर रहा हूं ना, ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट में करने की कोशिश कर रहा हूं, दिस आर ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती है, वो चाहे प्यून की हो या कमिश्नर की हो या कलेक्टर की हो या IAS हो, IPS हो, कुछ भी हो, ये सारी की सारी जो पोस्ट होती है, ये सारी की सारी पोस्ट आपके क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको मिलती है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मिलती है, पैसा देके आप नहीं ले सकते। तो ऐसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं पैसा लेके लोगों को कमिश्नर और कलेक्टर बनाने लग जाऊं तो आप समझ लो देश का क्या होगा।
जिसके पास देने के लिए पैसा है वो कलेक्टर कमिश्नर बनेगा और जितना पैसा उसने दिया है उससे 10,000 गुना ज्यादा पैसा वो रिकवर करेगा। देश का भला नहीं होने वाला। इसीलिए कमिश्नर, कलेक्टर या पब्लिक ऑफिसर्स की कोई भी पोस्ट जो होती है वो एक क्वालिफिकेशन से दी जाती है, पहचान या पैसे के थ्रू नहीं। इट इज ऑल्सो अनलॉफुल एज द एग्रीमेंट इन इटसेल्फ इज वॉइड। तो अब आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि ये सारे जो केसेस मैंने आपको बताया ना, इसमें कुछ ना कुछ बेवकूफी है। एक तो आप चोरी का माल बांट रहे हो, या आप किसी चोर के ऊपर से केस वापस खींचने के लिए पैसा ले रहे हो, या तो आप किसी पब्लिक ऑफिस बेच रहे हो। ये सारे केसेस में आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन या दोनों अनलॉफुल है। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन या दोनों अगर अनलॉफुल होते हैं तो आप कहेंगे दैट इट इज अ, क्या बोलेंगे बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेक्शन 10 और सेक्शन 23 मिलके कहते हैं। सेक्शन 10 कहता है कि लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेयर एज सेक्शन 23 कहता है कि अगर लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं थोड़ी थोड़ी एक एक करके चीजें। सो सेक्शन नंबर 23 में बहुत सारे केसेस बताए, उसमें सबसे पहला केस है व्हेन द कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। व्हेन द कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। अब अगर आप लोग न्यूज देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता है जो लॉ फॉरबिड करके रखता है। मैं आज आपके सामने कुछ केसेस डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको कुछ क्वेरीज भी आती है तो डोंट वरी, मैं जब भी लाइव क्लास में आऊंगा आप इसके रिलेटेड भी मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो, और मैं स्पेसिफिकली प्लान करूंगा कुछ ना कुछ स्पेशल क्लास, लाइव क्लास, कुछ ना कुछ मैं जरूर प्लान करूंगा इन सारे पॉइंट्स जो मैं रिकॉर्डेड मोड में आपको पढ़ा रहा हूं इसकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ के बारे में, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मिस्टर आदर्श। वन डे व्हाट हैपेंड, मिस्टर आदर्श कॉन्ट्रैक्टेड शिवम फोटोग्राफी, आप हो ना क्लास के अंदर, आई होप हो, ओके। और आदर्श ने शिवम को क्या कहा कि भाई 1,00,000 रुपए मैं तुझे देता हूं, मैं 1,00,000 रुपए तुझे देता हूं, तू मुझे ड्रग्स दे दे, ड्रग्स दे दे। अब आप बताइए भाई ये कॉन्ट्रैक्ट आपके हिसाब से वैलिड होगा या वॉइड? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए आपके हिसाब से वैलिड होगा या वॉइड। और अगर आप वॉइड कह रहे हो तो क्यों वॉइड कह रहे हो? सर ये ऑफकोर्स ही बात है सर, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है सर, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। और उसका आपको ये रीजन भी पता है कि ड्रग्स जो होते हैं, हीरोइन, गांजा, कोकेन, ये सारे दे आर फॉरबिडन बाय लॉ। इंडिया में नार्कोटिक्स एक्ट है जो कहता है कि पोजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ दिस ड्रग्स विदाउट अ लाइसेंस इज इलीगल, और ये कंजम्पशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए यूज करना मना है। आप इसको एक्सपेरिमेंट्स के लिए या आप उसको कोई दूसरे ड्रग्स या कोई दवाई बनाने के लिए कुछ, या मतलब रिसर्च के लिए या मेडिसिन के रूप में आप उसको यूज कर सकते हो, वो भी लाइसेंस के तौर पे। लेकिन नॉर्मली ड्रग्स को कंज्यूम करना इज इलीगल। तो आप अगर इलीगल काम कर रहे हो जो आपको लॉ ने मना करके रखा है, देन इट इज नॉट अलाउड, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। से फॉर एग्जांपल एक दिन अनुष्का आई, अनुष्का भी मुझे लगता है कि होनी चाहिए, लेट्स सी। अनुष्का आई, अनुष्का ने क्या किया, अनुष्का ने वंदना से कहा कि एक काम करो, ये लो 1,00,000 रुपए, ठीक है, और मुझे AK-47 दिला दो, मुझे AK-47 भेज दो। मुझे बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वॉइड होगा? सर वही बात है ना, AK-47 बिना लाइसेंस के आप ऐसे बाहर किसी से कोई भी बंदूक या फायर आर्म नहीं ले सकते। सीधी बात है, इसमें कोई लॉजिक, मतलब इसमें आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। कोई भी चीज जो लॉ ने फॉरबिडन करके रखी है अगर आप वो कर रहे हो तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने वाले। एनीथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। सर कौन सा लॉ? इंडिया में जितने भी लॉ है सारे लॉ। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ ने स्पेसिफिकली आपको करने से मना किया है तो बेटा आप एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। सो acts forbidden by law are those which are punishable under any statute as well as those prohibited by regulation or orders made in exercise of the authority conferred by the
लेजिस्लेचर। तो अगर आप लेजिस्लेचर के अंदर लिखे हुए कोई पनिशेबल या प्रोहिबिटेड रेगुलेशन या ऑर्डर्स अगर कोई दे रहा है या पास कर रहा है, और ऐसे ऑर्डर्स को, रेगुलेशंस को, पनिशेबल ऑफेंसेस को, एक्टिविटीज को अगर आप करते हो, तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स जो इसके लिए बनते हैं वो वॉइड कहलाते हैं। यू कांट एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें कोई लॉजिक, मतलब आपको कोई इसमें, मेरे को नहीं लगता कि आपको समझने में डिफिकल्ट हो रहा होगा कि भाई इलीगल काम करना, आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट कैसे अलाउ करेगा यार इलीगल काम करना। तो इसमें कोई, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आपको भी समझ में आ रहा है कि इट इज परफेक्टली नेचुरल दैट इलीगल काम करना अलाउड नहीं होगा। नाउ मैं आज आपको एक जबरदस्त एग्जाम्पल नंबर 40 दे रहा हूं। ये एग्जाम्पल को जरा ध्यान से सुनना, बिकॉज इसका आंसर जो आप सोच रहे हो वो नहीं होने वाला। ये आप पढ़ना और इसका आंसर जो आप सोच रहे हो वो नहीं होने वाला। ध्यान से ये पूरा केस मैं आपके सामने बता रहा हूं, आप एकदम शांति से सुनेंगे सब लोग। यस, एकदम शांति से। मिस्टर ए, सॉरी, यहां पे ए लाइसेंस टू कट ग्रास इज गिवन टू एक्स बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्या हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक लाइसेंस दिया मिस्टर एक्स को, और लाइसेंस के अंदर लिखा था दैट यू कैन कट द ग्रास। फॉरेस्ट के अंदर जो ग्रास होती है ना, वो किसी को भी, कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली कोई भी चीज को आप हाथ नहीं लगा सकते, एक फल भी आप तोड़ के नहीं ले आ सकते, वो कानूनन जुर्म है, क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका ख्याल रखता है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड दे आर द ओनर्स एंड एवरीथिंग। तो एक मिस्टर एक्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया कि भाई आप यहां पर आके काट, जो ग्रास उग जाती है ना बहुत ज्यादा, तो वो डेंजरस हो जाती है, तो उसको आप काट लो। वो ग्रास काटने का, आप बारिश में, आप जैसे अभी बारिश चल रही है राइट, तो ग्रास काटने का आपको काम दे दिया। Now, one of the term of the license is that the licensee should not assign his interest under the license without permission of the forest officer. अब अगर आप लोगों में से कोई जिंदा है, जाग रहा है और इस क्लास में ध्यान दे रहा है, मेरी पूरी क्लासेस में अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? जल्दी से बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट? क्या क्या ट्रांसफर होता है असाइनमेंट में? मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं ऐसी कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मेरे को तो 26 डिग्री पे भी ठंडा लग रहा है अब। हाँ, बताइए क्या होता है असाइनमेंट? वेरी गुड, कुछ बच्चों ने लिखा है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट असाइनमेंट का मतलब होता है, क्या होता है बेटा? When only the benefit of the contract getting transferred to someone else. तो say for example, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मिस्टर एक्स, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को असाइन करना चाहते हो, यानी कि इसके अंदर का जो बेनिफिट है, यानी कि ग्रास कट करने का जो पैसा आपको मिलने वाला है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पैसा देगा ना, फोकट में तो नहीं देगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी पैसा आपको देने वाला है फॉर कटिंग द ग्रास, या जो राइट आपको दिया है ग्रास कट करने का, ये अगर आप किसी को असाइन करेंगे तो विदाउट परमिशन आप असाइन नहीं करेंगे। क्या लिखा है? विदाउट परमिशन। किसकी परमिशन लेनी होगी आपको? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। लाइसेंसी शुड नॉट असाइन हिज इंटरेस्ट अंडर द लाइसेंस विदाउट द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर, एंड अ फाइन इज प्रिस्क्राइब फॉर द ब्रीच ऑफ दिस कंडीशन। और अगर आपने, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर आपने बिना हमसे पूछे, विदाउट परमिशन अगर इसको असाइन कर दिया, तो आपके ऊपर हम पेनल्टी लगाएंगे, फाइन लगाएंगे, और आपसे हम पैसा वसूल करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? बट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस इज नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। अब यहां पर कहानी चेंज हो गई। ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्रीमेंट की मैं आपको बात बता रहा था, अब मैं आपको फॉरेस्ट एक्ट की बात करता हूं कि लॉ क्या बोलता है। सर ध्यान से देखो, अब मैं फॉरेस्ट एक्ट की बात कर रहा हूं बेटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं, फॉरेस्ट एक्ट की बात कर रहा हूं। लॉ कहता है दैट व्हेनेवर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहां पर असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट प्रोहिबिटेड। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट प्रोहिबिटेड, यानी कि ऐसा कोई एक्ट के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें लिखा है दैट
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स को आप असाइन नहीं कर सकते, या करोगे तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना। फॉरेस्ट एक्ट इज साइलेंट, लेकिन कहां पे लिखा है? आपके एग्रीमेंट में लिखा है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपके साथ किया है। यानी लॉ की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनो, मैं अगर लॉ और ये एग्रीमेंट के बीच की लड़ाई है बेटा, अगर मैं लॉ की बात करूं तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप बिना हमसे पूछे असाइन नहीं कर सकते। और अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं तो वहां पे आपने लिख रखा है कि बिना मुझसे पूछे आप असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस केस में होता क्या है, ध्यान से देखो। इफ ए इन द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एग्रीज टू असाइन हिज इंटरेस्ट अंडर लाइसेंस टू बी, देन व्हाट विल हैपन? यहां पे क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने इसको मिस्टर बी को असाइन कर दिया। अब मजा आने वाला है, ध्यान से देखना। मिस्टर एक्स ने क्या किया, ये बिना परमिशन के मिस्टर बी को असाइन कर दिया। अब आप लोग मत पढ़ो, नो 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 नो, आपको कसम है बेटा, कसम है, आगे का नहीं पढ़ना। आप मेरे मुंह पे देखो और मेरे को मुंह पे देख के एकदम क्लियरली बताओ, क्या ये जो असाइनमेंट है ये वॉइड है या नहीं? ये जो असाइनमेंट हुआ है विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, विल दिस असाइनमेंट बी अ वॉइड ट्रांजैक्शन और नॉट? सोच समझ के बताना तो आपको समझ में आएगा ये जो असाइनमेंट हुआ है ये वॉइड है या नहीं। लिखो लिखो लिखो, मैं पूरी कहानी दोबारा बता रहा हूं बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे चैट में रह गए होंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मिस्टर एक्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मिस्टर एक्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ग्रास कट करने का काम दिया था। किसको? ग्रास कट करने का काम दिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिस्टर एक्स को। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिस्टर एक्स को यह काम दिया और कहा कि विदाउट परमिशन आप इसको असाइन या इस कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट आप असाइन नहीं कर सकते। सिंपल। मिस्टर एक्स को यह कहा गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एग्रीमेंट के अंदर कि आप बिना हमसे पूछे आप इसके बेनिफिट किसी को असाइन नहीं कर सकते, इंटरेस्ट किसी को असाइन नहीं कर सकते, वरना हम आप पे पेनल्टी और फाइन लगा देंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं फॉरेस्ट लॉ की बात करूं, फॉरेस्ट एक्ट की बात करूं, तो वहां पर ऐसी कोई चीज लिखी नहीं थी। मिस्टर एक्स ने असाइनमेंट कर दिया मिस्टर बी को, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया मिस्टर बी को। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो असाइनमेंट आपने किया है विदाउट परमिशन, क्या ये वॉइड होगा या वैलिड होगा? अब बहुत सारे बच्चे वॉइड बोल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे वैलिड बोल रहे होंगे। बेटा द करेक्ट आंसर हियर इज वैलिड। मैं आपको बताता हूं क्यों। अब आप मेरी बात सुनो, जब मैंने आपको सेक्शन नंबर 10 बताया तो मैंने कहा कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होना चाहिए। जब मैंने आपको सेक्शन नंबर 23 पढ़ाया तो मैंने कहा कि अगर आप कोई भी एक्ट कर रहे हो विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, एक बार ध्यान से देखो, क्या मैंने यही बोला या नहीं बोला? मैंने कहा कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो विच इज नॉट अलाउड बाय द लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। मुझे बताइए, क्या लॉ ने असाइनमेंट करने से रोका है? नहीं, लॉ तो साइलेंट है, लॉ तो कुछ नहीं बोल रहा। किसने रोका था? एग्रीमेंट ने रोका था, बोला था कि हम पेनल्टी लगाएंगे। अरे तो पेनल्टी लगाओ, मैं पेनल्टी फाइन भरने रेडी हूं, बट डोंट से दैट दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट ब्रोकन एनी लॉ, आई हैव जस्ट ब्रोकन अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने लॉ ब्रेक नहीं किया है, मैंने वन ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, जिसके लिए वहां पर लिखा है कि पेनल्टी लगी रहेगी। मैं वो पेनल्टी देने तैयार हूं, बट डोंट से दैट जो काम मैंने किया वो इलीगल। इट इज नॉट इलीगल, इट इज लीगल, बट इट वॉज बियॉन्ड माई पावर, तो मैं उसके लिए पेनल्टी दे रहा हूं, बट यू कांट से दैट इट इज इलीगल। अब मुझे बताओ, एक बार आपको मैं पूरी स्टोरी दोबारा शांति से हिंदी में बता रहा हूं। अब पूरी चैटिंग रोक दो, आपस की सारी बातें रोक दो, मस्ती रोक दो, सब कुछ रोक दो, ये बाद में आपको तकलीफ देगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिस्टर एक्स को ग्रास कट करने का लाइसेंस दिया। लाइसेंस के अंदर एक टर्म लिखी थी कि विदाउट हमारे परमिशन के आप इसके बेनिफिट किसी को असाइन नहीं कर सकते, अगर आप असाइन करेंगे तो हम आपको पेनल्टी और फाइन लगा देंगे। अगर मैं फॉरेस्ट एक्ट की बात करूं जो कि लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ है, लॉ ऐसी कोई बात नहीं करता है, लॉ में कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर एक्स ने बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन के ये असाइनमेंट कर दिया टू मिस्टर बी। अब एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ा है, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर आप हमें तोड़ोगे तो हम पेनल्टी क्या लगाएंगे, तो आप एग्रीमेंट तोड़ने की पेनल्टी उस पर लगाओ, बट ये जो असाइनमेंट है आप इसको वॉइड नहीं कह सकते, बिकॉज लॉ आपको नहीं रोकता।
लॉ में मुझे असाइन करने का पावर दिया है, मैं जब चाहे असाइन कर दूं। हाँ, आपके एग्रीमेंट का कोई टर्म अगर मैंने तोड़ा है तो मैं उसके लिए पेनल्टी और फाइन देने तैयार हूं, लेकिन डोंट से दैट द एक्ट दैट आई हैव डन, जो काम मैंने किया है वो गलत है, ये मत कहो। ये मत कहो कि असाइनमेंट इज इनवैलिड या अनलॉफुल या वॉइड, ये मत कहो। क्यों? असाइनमेंट परफेक्टली वैलिड है, बिकॉज लॉ नहीं रोकता असाइनमेंट करने से। आप रोकने की कोशिश कर रहे तो आपको मैं पेनल्टी दे दूंगा। आप भी खुश, मैं भी खुश, लॉ भी खुश। तो अब मैं आपको पढ़ रहा हूं कि एग्जाम यहां पर, नाउ इफ ए इन द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एग्रीज टू असाइन हिज इंटरेस्ट अंडर द लाइसेंस टू बी, दैट एग्रीमेंट विल बी वैलिड। समझ में आया? ए की जगह यहां एक्स कर दो, ये इंस्टीट्यूट से गलत हुआ है, यहां पे मिस्टर एक्स कर दो, क्योंकि उन्होंने बोला ए लाइसेंस टू कट ग्रास इज गिवन टू एक्स, है ना? वो इन्होंने कुछ तो गड़बड़ किया है बनाते वक्त। तो इफ एक्स इन ब्रीच ऑफ द कंडीशन एग्रीज टू असाइन हिज इंटरेस्ट अंडर द लाइसेंस टू बी, दैट एग्रीमेंट विल बी वैलिड। हियर द असाइनमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। समझने की कोशिश करिए, असाइनमेंट लॉ ने नहीं रोका था करने से, कॉन्ट्रैक्ट ने रोक रखा था। द कंडीशन अगेंस्ट असाइनमेंट हैज बीन इम्पोज्ड ओनली बाय फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और solely for the protection of the revenue from the forest department. Hence, आप मिस्टर एक्स को फाइन लगाओ, पेनल्टी लगाओ, चलेगा, लेकिन एक्स से बी के पास जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये परफेक्टली वैलिडली गया हुआ है, आप इसको इनवैलिड नहीं कह सकते। बिकॉज मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको पढ़ाया कि एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ विल बी void. Any act forbidden by law will be void. Any act forbidden by law will be void. Is this point clear? आप एक बार इसको शांति से पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिए और फिर वीडियो प्ले करके आप आगे देखेंगे तो भी चलेगा। मैं 2 मिनट का आपको चांस देता हूं। ओके, नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप इसको भी हाईलाइट करिए कि एग्रीमेंट ने रोका है, लॉ ने नहीं। ये जो है ना, ये पूरा हियर यहां से आप हाईलाइट करेंगे। असाइनमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, द कंडीशन इज अगेंस्ट द असाइनमेंट हैज बीन इम्पोज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, हेंस इट विल बी वैलिड। इसको स्टार मार्क करो इसको, क्योंकि ये एग्जाम्पल मतलब अनलॉफुल या अनफॉरबिडन के केस में ये नॉट सो फॉरबिडन का एग्जाम्पल है, तो इसको स्टार कर दो कि इट्स अ डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब आप जब पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्यों इसमें वैलिड हो रहा है, वॉइड नहीं हो रहा है। नहीं तो बच्चे मुझे बाद में बोलते हैं सर ये वॉइड होना चाहिए ना, वॉइड होना चाहिए ना। बेटा वॉइड नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, यू आर ओनली डूइंग समथिंग विच इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दोबारा दे दूं, अगर मैंने आपको कोई क्लास बेचा है और क्लास बेचते वक्त मैंने कहा कि बेटा सिर्फ आप देखना, अगर आप अपने अलावा किसी और को ये क्लास दिखाएंगे तो मैं आपको पेनल्टी लगाऊंगा। आपने वो क्लास अपने दोस्त को दिखा दिया, यार आपके पास कोई प्रोडक्ट है वो किसी और को दिखाना इज नॉट पाप, लेकिन क्योंकि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट तोड़ा है तो मैं आप पे पेनल्टी लगा सकता हूं। बट मैं ये नहीं कह सकता कि जो आपने वीडियो दूसरे को दिखाया वही वॉइड है, उसने नहीं देखना चाहिए था, उस पर भी पेनल्टी लगा दूंगा। ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, हाँ। नाउ एक फादर वाला भी बहुत जबरदस्त केस मैं भी आपको बता रहा हूं, देखना। A father had arranged for a marriage of his 17 years boy and took dowry from the girl's parents. आप मुझे बताइए इसमें क्या क्या गलत हो गया? एक ही सेंटेंस में इतनी सारी चीजें हो गई कि मैं क्या बोलूं। पहली बात, फादर ने मैरिज करवाई कितने की? 17 इयर्स के बॉय की। मुझे बताइए क्या एक 17 साल का लड़का, क्या पहली बात तो सर ये तो 18 भी नहीं, माइनर है, और दूसरी बात लीगल एज फॉर बॉयज फॉर गेटिंग मैरिड इज 21। तो 17 इयर्स मतलब क्या माइनर की शादी कर रहे हो, विच इज अनलॉफुल, फॉरबिडन बाय लॉ, हिंदू एक्ट और बहुत सारे एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट और बहुत सारे एक्ट आपको बोलते हैं कि माइनर कैन नॉट गेट मैरिड, एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ऑफ अ माइनर इज वॉइड एंड इलीगल। दूसरा, उसके लिए आपने गर्ल के पेरेंट्स से डाउरी भी ले ली, डाउरी लेना भी कानूनन जुर्म है, दहेज लेना भी कानूनन जुर्म है। आप अगर दहेज मांगते, दहेज प्रथा एबॉलिश हो गई है, दहेज अगर आप मांगते हो तो इसकी भी सजा होती है। तो एक ही सेंटेंस में दो लॉ तोड़ दिए।
Now such marriage contract cannot take place, as in India the minimum age for boy to get married is 21 years and dowry is not permissible in Indian law. Such is not a valid contract as the consideration object both are forbidden by law. तो जो डाउरी लिया है वो भी गलत है और जो शादी करा रहे हो आप 17 साल के लड़के की वो भी गलत है. हेंस एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, द मैरिज विल बी नल एंड वॉइड एंड द डाउरी एंड ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टेकन इज इलीगल एंड आपको उसकी सजा होनी होगी. ठीक है. सो इफ यू डू एनीथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, आप अल्टीमेटली द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. बट फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए, फॉरबिडन बाय कॉन्ट्रैक्ट नहीं. यह मैंने आपको एग्जांपल नंबर 40 में समझाया है. फॉरबिडन बाय लॉ रहा तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, जैसे कि सेक्शन एग्जांपल नंबर 41 में हुआ. लेकिन अगर फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, फॉरबिडन बाय कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उसको फॉरबिडन बाय लॉ नहीं बोल सकते और उसको वॉइड नहीं बोल सकते. आई नो कि रिकॉर्डिंग में एकदम ज्यादा मैं आपके क्वेरीज नहीं देख पा रहा हूं, बट आई कैन स्टिल सेंस यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या मैं अभी लाइव चैट में आपके साथ हूँ या नहीं. बट मैं इतना जरूर आपको कहना चाहता हूँ कि मैं रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ डाउट क्लियरिंग सेशंस रखने वाला हूँ. प्लीज राइट डाउन ऑल एंड एवरी ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स. बट एक मेरे पे एहसान ये करना कि सर आपने वो वाला एग्जाम्पल लिया था, उसमें आपने ये कहा था, कृपया करके ये मत कहना मुझे. आप मेरा पूरा एग्जाम्पल मुझे याद दिलाइए, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग मैं बहुत 1-2 हफ्ते पहले से मैं रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं. तो मैं नहीं चाहता कि मतलब 1 हफ्ते पहले से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 1 हफ्ते बाद मुझे नहीं याद रहने वाला मैंने आपको क्या क्या एग्जाम्पल दिया था. और स्पेसिफिकली ना ये वाले एग्जाम्पल मैं सारे भूल जाता हूँ. कौन से? जैसे ये अनुष्का वंदना वाला एग्जाम्पल है, आदर्श और शिवम वाला, ये सारे एग्जाम्पल मैं भूल जाऊंगा. ठीक है, ये तो मैं टाइम पे बनाता हूं. हाँ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आप ऐसा बोलना ना सर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला जो लाइसेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट वो मेरे को याद रहेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट याद रहेगा. हाँ, आप ये बोलेंगे मुझे याद रहेगा, लेकिन ऐसे वाले एग्जाम्पल्स मुझे याद रहेंगे क्या, इसकी गारंटी नहीं है. तो आप थोड़ा सा जब भी क्वेरी मुझे पूछेंगे बैकग्राउंड बिल्डिंग करिएगा. मैं जब बोलूंगा हाँ मुझे याद आ गया, उसके बाद आप क्वेरी पूछिए और फिर मैं आपको आंसर दे दूंगा. आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी करके रख सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप कनेक्टेड हो आप मुझे भेज के रख सकते हो. तो मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा. ठीक है. बट डोंट वरी, आपकी क्वेरीज अनसॉल्व रहेंगे ये मैं होने नहीं दूंगा, बिकॉज हम लोग अभी राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो मैं अभी स्पेसिफिकली आपको पढ़ा रहा हूं ये डेफिनेटली एग्जाम में इसमें से एक चीज आना है यानी आना है, ये फिक्स है. आप लिख के रख लो कि अभी जो आप पढ़ रहे हो ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है, और वो भी 1-2 मार्क के लिए नहीं, 4-6 मार्क के लिए मिनिमम आने वाला है. तो इसलिए पूरी शिद्दत से आप पढ़ो. नाउ इसी की जैसा एक और पॉइंट है, व्हेन कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ. सर अब ये वाला क्या होता है यार, ये डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है. डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मस्ट बी टेकन एज लिमिटेड टू द defeating the intention which the law has expressed. The court looks at the real intention of the parties to an agreement. If the intention of the parties is to defeat the provision of the law, the court will not enforce the contract. मैं अब आपको एक केस बताता हूं, आप ही बताइएगा. अमीर चंद, जैसे कि आपको नाम समझ में आ गया है, इज अ वेरी रिच गाय, बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सन या डॉटर नहीं है, बच्चे नहीं है इसको. एंड गरीब चंद, ही इज अ पुअर गाय, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, और इसके पास 6 सन्स एंड 5 डॉटर्स है. ठीक है. Now one fine day, Amir Chand went to Garib Chand and said that I will pay you 20 lakh rupees. I'll pay you 20 lakh rupees if you give me your 2 sons and 2 daughters. एकदम छोटे छोटे थे ये, है ना. 2 sons and 2 daughters if you give me, मतलब आप if you let me adopt them is what he wants to say, कि भाई 20 लाख रुपए ले ले और मुझे तेरे 2 बेटे और 2 बेटियों को अडॉप्ट करने दे, बिकॉज मेरे खुद के बेटा बेटी नहीं है, तो अब तेरे पास बहुत ज्यादा है तो यू कीप द बैलेंस बट गिव मी दिस 2 सन एंड 2 डॉटर्स. तो अब आप बोलेंगे सर टेक्निकली इसमें क्या है, नो अडॉप्शन तो होते ही रहता है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू लॉ है,
और अडॉप्शन के लिए अडॉप्शन एजेंसीज, अडॉप्शन रूल्स और अडॉप्शन लॉज अलग से लगते हैं. एंड नो वन इज अलाउड टू अडॉप्ट एनीवन बेस्ड बिकॉज ऑफ द फंड्स और मनी. इट इज नॉट वैलिड. और अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपने करने दे दिए तो अमीर लोग हर दूसरे दिन जाकर लीगली बच्चों को खरीदेंगे, लीगली बच्चों को खरीदेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे. एंड adoption इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर एंड यू कांट adoption ऐसा नहीं कि अमीर है तो भाई अडॉप्ट करने दो ना, क्या प्रॉब्लम, पैसा है. अरे वो अगर मेंटली पागल हुआ तो क्या करोगे. अमीर है बट वो मेंटली अगर पागल है तो. या व्हाट इफ ही डज नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द सन्स एंड डॉटर्स. व्हाट इफ ही इज नॉट मैरिड एंड देयर इज नो वन इन द फैमिली टू टेक केयर ऑफ द सन एंड डॉटर. बस शौक शौक में दो बेटा दो बेटी ले लिए, लेकिन उनको पालना पोसना कैसे मुझे आता नहीं है. तो मनी कांट टीच यू एवरीथिंग, मनी कांट ब्रिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ. तो अडॉप्शन करने से पहले बहुत सारी चीजें चेक की जाती है. आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक किया जाता है. पता चला अमीर चंद बड़ा अमीर है, लेकिन क्यों अमीर है, क्योंकि वो 2 नंबर के सारे काम करता है, गुंडा है 1 नंबर का. अब किसी गुंडे को तो आप अडॉप्ट करने नहीं दोगे ना. अगर गुंडे ने अडॉप्ट किया तो ये 2 बच्चे भी गुंडे बनेंगे, 2 बेटियां भी गुंडी बनेगी. समझ में आ रहा है. तो अडॉप्शन के लिए बहुत सारे लॉज है जो हिंदू लॉ है, और वो देखते हैं हम किसी भी पर्सन को अडॉप्ट करने अलाउ करने से पहले हम लोग देखते हैं कि वो पर्सन अच्छा है या नहीं है. अडॉप्शन उसको अडॉप्शन करना अलाउड होना भी चाहिए या नहीं. तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप अलाउ कर देंगे तो रियल इंटेंशन ऑफ हिंदू लॉ विल बी ब्रीच्ड एंड एवरीवन एंड एनीवन विल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मनी विल बी एबल टू अडॉप्ट एनीवन. सो ये हम अलाउ नहीं कर सकते. सो प्लीज अंडरस्टैंड, legislative enactment would be defeated by an agreement. Legislative enactment would be defeated by an agreement by a debtor not to plead limitation, as the object is to defeat the provision of the Limitation Act. The Hindu law is defeated by an agreement to give son in adoption in consideration of annual allowance to the natural parent. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नेचुरल पेरेंट को बोलेंगे कि मैं आपको एनुअल अलाउंसमेंट दूंगा या मैं आपको एक बार में 20 लाख रुपए दूंगा, आप अपना बच्चा मुझे अडॉप्ट करने दो. ऑल दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर void as per section 23 because they are unlawful, and if you allow these transactions they will defeat the provision of the law. तो defeat the provision of the law को ultimately आप intention of the law समझ लीजिए. आप उसको समझ लीजिए intention of the law कि भाई अगर मैं ये एक्ट, भले ये लग रहा है लीगल, भले ये लीगल लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको अलाउ कर दूंगा तो मेरे लॉ का इंटेंशन ही ब्रीच हो जाएगा. मेरे लॉ का इंटेंशन ही ब्रीच हो जाएगा. और लॉ बनाने का फायदा ही क्या होगा अगर मैं लूप होल निकाल के उसको कर रहा हूं. करेक्ट. तो इसलिए मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपको अलाउ नहीं करूंगा. तो भले ये लगते हैं कि सर ये लीगली होना चाहिए ना, उसकी मर्जी है वो दे रहा है, इसकी मर्जी है वो ले रहा है, बट अगर आप ऐसे सभी को अडॉप्ट करने लगाओगे तो कोई भी अडॉप्ट करेगा ना, वो चाहे गुंडा हो, मवाली हो, फॉरेनर हो, कोई भी आएगा रैंडमली किसी को भी कहीं से भी अडॉप्ट करके ले जाएगा. कुछ तो उसके पीछे होना चाहिए. वो बच्चों को अच्छे से रख रहा है नहीं रख रहा है, कहाँ रख रहा है, पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, खिला रहा है नहीं खिला रहा है, ये सारी चीजें भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए. एक लॉ को भी तो पता होना चाहिए कि कहां से कहां कौन बंदा जा रहा है. नहीं तो फिर क्या होगा, लोग आएंगे पैसा दे देंगे, अडॉप्ट करने के बहाने आपके बच्चे लेकर जाएंगे और फॉरेन कंट्रीज में जाके उनको बेच देंगे. आपको क्या पता चलेगा, कुछ नहीं. ये सब ना हो इसलिए अडॉप्शन के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन अडॉप्ट करना चाहता है, वो कितने साल से कौन से कंट्री में है, उसका क्या बिजनेस है, उसके हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन कैसे है, फैमिली रिलेशन कैसे है, और नेचर वाइज वो लोग कैसे हैं, उनका फ्यूचर कैसा दिख रहा है, वेदर दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. और उसके बाद जाके वो भी बिना चॉइस, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, व्हेन यू गो एंड अडॉप्ट समवन आपको चॉइस नहीं मिलती. वो गोरा वाला बच्चा दे दो, लड़का दो, लड़की दो, वो वाला बच्चा मत दो, थोड़ा मेंटली मुझे अनस्टेबल लग रहा है, ये वाला बच्चा मत दो, इसके तो एक पैर ही नहीं है. यू डोंट गेट दैट चॉइस. यू जस्ट गेट you just get a particular child allotted to you. You can just say yes or no, that's all. If you say no, then you will not be allowed to adopt. आप इसे चॉइस नहीं कर सकते कि मुझे हीरो जैसा दिखने वाला बच्चा चाहिए. यू कांट डू दैट. वो इसलिए नहीं करते, नहीं तो क्या होगा कि जो सब ऐसे दिखने वाले बच्चे अडॉप्ट हो जाएंगे, और जो बच्चे जो बेचारे थोड़े से अपंग होंगे या लाचार होंगे, या कुछ जो बड़े हो गए, या कुछ बच्चे जो थोड़े सावले हैं, वो तो फिर अडॉप्ट ही नहीं होंगे. तो ये सब ना हो इसलिए इतने सारे रूल्स दे आर इन प्लेस. सो अगर मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अलाउ कर दूंगा तो इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, विच इज देन फिर फायदा ही क्या हुआ लॉ बनाने का. तो हेंस अब दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा. टू डू समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो लॉ आपको करने से मना करता है स्पेसिफिकली, कि भाई ड्रग्स बेचना अलाउड नहीं है, मर्डर करना अलाउड नहीं है. ऐसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो आएगा फॉरबिडन बाय लॉ में.
लेकिन अगर आप कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो अगर मैं दूर से देखूं तो मुझे अनलॉफुल नहीं लगता, लेकिन मैं अगर उसका रियल इंटेंशन देखूं तो मुझे समझ में आता है कि अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट, ये तो लॉ को तोड़ने के लिए या लॉ को बाईपास करने के लिए कर रहे हैं, लॉ को बाईपास करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में वॉइड कह दूं। आपको समझ में आ रहा है? तो जैसे अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि मुझे पता नहीं। नाउ से फॉर एग्जांपल, नाउ से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे ना एक 24/7 एक ये है, मेडिकल है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल वेलनेस फॉर एवर, आपने सुना होगा, वेलनेस वेलनेस फॉर एवर करके है, या पूना में तो है, मुझे पता नहीं अब कहाँ का होता है वो नहीं पता, बट एक 24/7 मेडिकल है। 24/7 का मतलब होता है जो 24/7 मतलब जो हफ्ते के 7 दिन और दिन के पूरे 24 घंटे खुली होती है, वो कभी बंद नहीं होते, रात भर खुले होते हैं, दिन भर खुले होते हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये इमरजेंसी है ना, मेडिकल कभी भी किसी को दवाई की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये 24/7 मेडिकल होते हैं। तो अब क्या हुआ, ये 24/7 मेडिकल बहुत बड़ा मेडिकल है। इसने क्या किया ना, इसने मेडिसिन के साथ साथ थोड़े से ग्रोसरी आइटम भी रखना शुरू कर दिया, जैसे कि मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ब्रेड, बिस्किट, है ना, ये सारी चीजें शुरू कर दी। अब देखो, एक बात समझने की कोशिश करो, हमने इनको 24/7 चलने का मौका दिया क्योंकि ये मेडिसिन बेच रहे हैं। हम चाहते हैं कि रात बेरात अगर किसी बंदे को जरूरत पड़ती तो मेडिसिन आपके आके ले सके। अब गवर्नमेंट देख रही है कि ये लोग क्या करते हैं, ये मेडिसिन के बहाने 24/7 का लाइसेंस ले लेते हैं और रात में बैठ के ग्रोसरी बेच रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, मस्त बच्चे आके बाहर खड़े रह के कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, फिर कोई मैगी खरीदने आ रहा है, कोई ग्रोसरी दाल चावल, रात में 1 बजे 12 बजे 2 बजे। और ये रियल में, मैं ये जो बता रहा हूं ये रियल है, मैंने खुद ने किया है। आई एम सो सॉरी, कोई मुझे जेल ना कर दे, लेकिन मैंने ये किया और लोग करते हैं। तो लॉ को समझ में आया कि यार ये तो गलत है, ये तो गलत। हमने इनको लाइसेंस दिया है 24/7 का कि ताकि ये मेडिसिन बेच सके। हमने इसलिए नहीं दिया कि ये मैगी और ये सोडा बेचे यहां बैठ के। तो लॉ ने यहां पर आपको बोल दिया कि इफ यू बाय मैगी फ्रॉम हिम एट 1 PM, ये गलत ट्रांजैक्शन है। वाई? ये इलीगल है, बिकॉज अगर मैं इसको अलाउ कर दूंगा तो हमारा जो रियल इंटेंशन था ये प्रोविजन के पीछे, वो ब्रीच हो जाएगा। सो यहां पर पुलिस वाले आके खड़े होने लग गए, पुलिस वाले आके छापा मारने लग गए कि रात के टाइम में अगर आप मुझे कुछ और खरीदते दिखे, यानी आपके हाथ में मैंने देखा कि आप मैगी खरीदने आए हो, तो मैं पूरी दुकान बंद करवा दूंगा, पेनल्टी लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैगी खरीदने का टाइम आपको मैंने दे के रखा है, सुबह 7 AM से आप अपनी दुकान खोल सकते हो, तो रात में 11 PM तक आप वो रख सकते हो। 7 AM to 11 PM आप ये बेचो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैगी बेचो, पानी का बॉटल बेचो, कोल्ड ड्रिंक बेचो, बिस्लरी बेचो, बिस्किट बेचो, चिप्स बेचो, आइसक्रीम बेचो, जो बेचने का बेचो। लेकिन रात मतलब सिर्फ एग्जांपल 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, या जो भी एक टाइम मैं आपको बता दूंगा, इसका जो बैलेंस टाइम होगा, से 11 PM टू 7 AM, 11 PM टू 7 AM तक यू कांट सेल द ग्रोसरी आइटम। तो क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर मैं ये अलाउ कर दूंगा तो मेडिसिन लेने वाले को तो पता नहीं, वो तो बेचारे लाइन में खड़े रह जाएंगे, ये चिप्स और बिस्लरी और मैगी वाले ही जमा होंगे। और ये होता था, ये रियल लाइफ मैंने देखा है। मेडिसिन लेने जाओ तो इतनी लंबी लाइन है, क्यों? कोई मैगी खरीदने आए, ये सब स्कूल कॉलेजेस के बच्चे रहते थे, रात में मैगी खरीदते थे, घर जाके बनाकर खाते थे। और ये सब मैगी और ये कोल्ड ड्रिंक बिस्किट लेने के लिए लाइन में खड़े, और हम दवाई वाले पीछे खड़े। सो जो मेन पर्पज है ना लॉ का, वो डिफीट हो रहा है, इसलिए हमने ये अलाउ नहीं किया। सो अब आपको समझ में आया कि कैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेन पर्पस ऑफ द लॉ डिफीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इलीगल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं मैगी खरीदना इलीगल है, मैं नहीं कह रहा हूं कोल्ड ड्रिंक खरीदना इलीगल है, या बिस्किट खरीदना इलीगल है, या कोई, मैं नहीं कह रहा हूं ये खरीदना इलीगल है यार, लेकिन तुम ये टाइम देखो, तुम पर्पस देखो कि मैंने मेडिसिन का बेचने के हिसाब से ये पर्पस दिया था, मैंने मैगी बेचने के हिसाब से इनको ओपन करने का पावर नहीं दिया। सो अगर मैं ये मैगी वाला ट्रांजेक्शन अलाउ कर दूंगा तो ये लॉ को ब्रीच हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हेंस वॉइड। तो समझ लो ये दो चीजों का डिफरेंस। अगर अभी भी क्लियर नहीं, हम वापस से जब हम लाइव चैट में मिलेंगे हम इसको देख लेंगे। आज बस मुझे 2 ही पॉइंट आपको पढ़ाने थे, अगले पॉइंट मैं कल के वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस वीडियो करता हूं एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल। लाइक कमेंट की कमी मत होने देना, मेरा मन बहुत, मैं घूम रहा हूं, बट मुझे बहुत दुख होगा अगर लाइक और कमेंट की कमी हो गई तो लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए। और आज का होमवर्क है सेक्शन नंबर 23, आप लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में
तो प्लस के सारे एडवांटेजेस और आइकॉनिक के सारे एडवांटेजेस आपके सामने हैं। आप बहुत सारी बैचेस हमारी ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य नवंबर 21 बैच, मिशन सक्सेस बैच, बीसीआर बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। प्लीज सिलेक्ट सीए फाउंडेशन, उसमें आप प्लस सिलेक्ट कर सकते हो। इस सारे ऑप्शंस में सी आदर्श यूज करके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आप पा सकते हो। और तो और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। सी आदर्श रेफरल कोड यूज करके आप कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये ऑफर अभी भी है, अगर होगा तो 12 मंथ के साथ 224 के बाद, क्योंकि मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बाद में अपलोड होने वाली है, तो प्लीज चेक द करंट ऑफर्स। ये एज ऑफ टुडे ये ऑफर चल रहे थे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग। सो उसके अलावा फॉलो मी ऑन अनअकैडमी सीए फाउंडेशन, अनअकैडमी लर्निंग ऐप एज वेल। थैंक यू। प्लीज डू लाइक द वीडियोस, क्लिक on the subscribe button, hit the bell icon, and I hope to see you in the next one. God bless you. Bye bye.